नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य व्यवस्था में पूछी जाने वाले वे महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक लेकर आई हूँ टेस्ट सीरीज के रूप में, जिन्हें यदि आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप लाभ की स्थिति में होंगे। आज आप सभी के बीच 15 ऐसे क्वेश्चन लाए जा रहे हैं जो वित्त आयोग, आपातकाल, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, लोकपाल, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, राजभाषा, पंचायती राज, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, नीति आयोग, अस्थायी विशेष प्रावधान तथा कुछ विविध से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक स्ट्रेटजी बताई जानी है कि आप इस टॉपिक से कैसे तैयारी करें कि हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है आप सभी के बीच, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, और इसके प्रावधान को देखने के लिए आप आर्टिकल 159 में देखेंगे कि किस प्रकार से राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में आधिकारिक का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप ये आर्टिकल जरूर देखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों परीक्षा में आप सभी के राज्यों के राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है, राज्यपाल के शक्तियों के बारे में पूछा जाता है, नियुक्ति के बारे में पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आदि तमाम प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य इस टॉपिक को डी बसु की पुस्तक अथवा लक्ष्मीकांत की पुस्तक से तैयार करेंगे और जो संविधान का वेयर एक्ट है उसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। ठीक, तो आप इसको भी अवश्य ही वेयर एक्ट से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा?
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। आर्टिकल 49 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है, तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, 1 वर्ष की अवधि तक और प्रवृत्त रहेगा। आप अवश्य ही आर्टिकल 249 को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1-3-4 वायु आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्थिक संकट। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल नहीं लागू किया जाता, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन 1-3-4 सही होगा। साथियों सबसे बड़ी बात है कि आपातकाल के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 18 में किया गया। इसको अच्छे से तैयार करिएगा। हर एक आर्टिकल आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के संबंध में प्रावधान है। जबकि 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होने के संबंध में प्रावधान किया गया। जबकि 355 वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ के कर्तव्य के संबंध में प्रावधान किया गया। और 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में उपबंध किया गया है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किया गया। इस प्रकार साथियों 352, 53, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 ये सारे आर्टिकल आपके आपातकाल के संबंध में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से साथियों आर्टिकल 280 भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग के संबंध में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो वित्त आयोग के संबंध में आर्टिकल 280 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952 को। ठीक इसी प्रकार के अन्य जो परिषद है, जैसे नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, अन्य जितने भी हैं,
उसके बारे में आप ज़रूर अध्ययन करेंगे। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये तमाम जो आयोग हैं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित करने के लिए भी आप सभी के परीक्षा में पूछा जा सकता है। अवश्य ही सारी तिथियों को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में क्वेश्चन के पैटर्न को देखा जाए तो यह विदित होता है कि अब स्थापना के बारे में भी पूछा जा सकता है, ईयर वाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। और ये आप ध्यान देंगे कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बेयर एक्ट के माध्यम से ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 315 के अंतर्गत ये सारे आप उल्लिखित तथ्य प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 371। देखिए ये भी बेयर एक्ट से ही पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। और बार बार हर 2 से 3 साल पर इस क्वेश्चन को कई रूपों से रिपीट किया जाता है। या तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किस आर्टिकल में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, या जैसे कि 371 क में किस राज्य के बारे में है, ख में किस राज्य के बारे में है, क्योंकि 371 में 6 तक में आपको देखेंगे कि कई राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि के संबंध में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। और आपको हर चीज़ याद करना होगा कि ए में किसका प्रावधान है, 371 ए, बी, सी, डी, ई में, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य के बारे में उल्लिखित किया गया है, तो इसका उत्तर हो गया साथियों असम के बारे में, ठीक, क्योंकि 371 ख में असम का वो बंद किया गया है, जबकि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का। इसी प्रकार के जो अन्य उप आर्टिकल है उसके बारे में भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, मतलब कौन कौन सा कथन सही है, आप 15 सेकेंड में इसको सॉल्व करें। इसका सही उत्तर होगा साथी ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3 सत्य है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो पहला बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता, ये गलत है। असमानता नहीं है बल्कि इसमें भी समानताएं हैं, ठीक। और यहाँ देखिए चौथा जो ऑप्शन में ये बताया, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। तो 5 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष होगा और 65 वर्ष होगा अधिकतम आयु, ठीक। तो इन दोनों में आप करेक्शन करें इस प्रकार से साथियों। ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो दिए गए ऑप्शन में 2, 3 सही है और 1, 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है
कम से कम इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी 4 राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन सी 350 का। साथियों इस टॉपिक से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि किस अनुसूची में भाषाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन ये आ जाएगा किस अनुसूची में ये 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को संरक्षित किया गया है, या 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये हैं या ये नहीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा को जोड़ा नहीं गया है या जोड़ा गया, जैसे हाल में किसे जोड़ा गया है। तो ये तो ध्यान रखिए कि 22 भाषा इस समय और कौन कौन से हैं। इस 22 भाषा के बारे में आप अच्छे से याद कर ले, जैसे असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये ऐसी भाषा हैं 22 जो कि हमारे 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में बना। ठीक है, इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। ये आर्टिकल जिससे संबंधित है, जैसे 243 से संबंधित है। टोटल आप आर्टिकल देखेंगे किस किस आर्टिकल में, अर्थात उप आर्टिकल 243 के जितने भी उप आर्टिकल में कौन कौन से प्रावधान किए गए, पंचायती राज के लिए कौन कौन सी समिति बनाई गई थी, पंचायती राज में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, आरक्षण का क्या प्रावधान है, अधिकार क्या है, ये सब कुछ देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 338 और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभ में अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था, किंतु 89वें अमेंडमेंट के द्वारा एक नया आर्टिकल 338 का जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक पृथक कर गठन किया गया तथा अनुच्छेद 338 के तहत केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन के संबंध में व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है?
इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, आर्टिकल 331 के तहत। लोकसभा में 331 के तहत है, जबकि आप देखेंगे राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व आर्टिकल 333 में। ये दोनों आर्टिकल आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। अब हम आते हैं कुछ मिसलेनियस में। अब वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ठीक, तो इसका उत्तर सभी लोग जानते होंगे। वो मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लाई ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि आप सभी को यूएनओ के संबंध में भी तैयारी करनी होगी। जो विभिन्न संस्थाएं हैं वैश्विक, उनके बारे में भी जानना होगा ताकि आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी के लिए बेहद खास है। 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ से होती है, एशिया की धुरी क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछ दिया जाएगा, महासभा के बारे में पूछ दिया जाएगा, सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी के लिए यह क्वेश्चन बस समझाने के लिए मैं लाई हूँ ताकि आप सभी इस राज्य व्यवस्था के इस लास्ट टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सके। और इसका उत्तर आप सभी को मैं बताती हूँ। इसका उत्तर 1945 होगा, अर्थात ऑप्शन बी। तो साथियों चलते चलते आप सभी से यही कहना है कि आप सभी अवश्य इस टॉपिक के लिए भारतीय संविधान के बेयर एक्ट, साथ में कोई भी एक मानक पुस्तक, या तो डी बसु का भारतीय संविधान पढ़ें या तो लक्ष्मीकांत का राज्य व्यवस्था पढ़ें। और इन दोनों पुस्तकों को अच्छे से आप तैयार करेंगे। और जब ये दोनों पुस्तक से संबंधित ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि लगभग 30 to 40% क्वेश्चन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस टॉपिक से रिपीट किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आगामी परीक्षा में प्रश्न जो आने की संभावना है उसके बारे में भी आप सभी बहुत हद तक अनुमान भी लगा सकते हैं। तो साथियों आप अवश्य ही जो किताब मेरे द्वारा बताई जा रही है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। जाते जाते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लक्ष्य कंप्लीट हो, ईश्वर से कामना करती हूँ। नमस्कार।